नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 20वें नंबर की कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इससे पूर्व की कारिकाओं में हमने अव्यक्त के स्वरूप को, व्यक्त के नामोल्लेख को और पुरुष के स्वरूप और उसकी विशेषताओं की व्याख्या या जानकारी प्राप्त की है। इस प्रसंग में ये बताया गया है कि जो अव्यक्त अर्थात प्रकृति या प्रधान और उसके 23 तत्व और दूसरा पुरुष, इनका किस प्रकार से संयोग होता है और उस संयोग के पश्चात दोनों के स्वरूप में क्या परिवर्तन आता है, इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक समझेंगे। कारिका इस प्रकार से है। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनात् वदेव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तव्य भवत्युदासीनः। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कारिका है। इसका अन्वय देखिए। तस्मात् तत्संयोगात्, तस्मात् अर्थात इसलिए, किस लिए। इससे पूर्व की कारिका में आपको पुरुष के लक्षण बता दिए गए हैं कि पुरुष किस प्रकार का होता है और वह जो पुरुष होता है उसकी बहुत्व अर्थात अनेकत्व भी होता है। इस कारण से तत्संयोगात्, तत् अर्थात उनके, अर्थात दो के बीच में संयोग होता है। तो मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि सांख्य दर्शन में दो ही तत्व हैं, एक तो अव्यक्त अर्थात प्रकृति और दूसरा पुरुष। और अव्यक्त से उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं वो चूंकि अव्यक्त के ही हैं, इसलिए उनको अव्यक्त में समाहित मान करके सांख्य ने दो पदार्थों को मूल रूप से उल्लेखित किया है, अव्यक्त और पुरुष। इन दोनों के संयोग से अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से अचेतन जड़ और लिंगम और जो लिंग है। आपने 10वीं कारिका में ये देखा था कि किस प्रकार से व्यक्त जो है उनकी परिभाषाएं क्या थी, उनके लक्षण क्या थे, और उन व्यक्त से भिन्न अर्थात जो विपरीत है वो अव्यक्त है। तब एक शब्द आया था हेतु, मत और लिंगम, अर्थात जिनके कोई हेतु होता है उनको व्यक्त कहते हैं, और जो स्वयं लिंग होते हैं अर्थात सूचक होते हैं और सूच्य उनका कोई और होता है। तो वहाँ पर ये संबंध मैंने आपको बताया था कि सूच्य तो अव्यक्त होता है और उसके लिंग अर्थात सूचक व्यक्त होते हैं। हेतु मत तो लिंग होते हैं अर्थात व्यक्त होते हैं और अहेतुक अव्यक्त होता है। इस प्रकार से कुछ विशेषताएं व्यक्त की बताई थी और इन विशेषताओं से जो विपरीत होगा वह अव्यक्त होगा, ऐसा कहा था। तो यहाँ पर अचेतनम अर्थात जो जड़ है और लिंगम, लिंग का सीधा अर्थ तो बुद्धि सूचक से है, लेकिन चूंकि प्रकृति से सबसे पहले महत उत्पन्न होता है, अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि प्रकृति से महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार और अहंकार से पंच तन मात्राएं और पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत। ये एक क्रम है सृष्टि का। लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द आया है बुद्धि। तो ये बुद्धि तत्व क्या है, तो आप इसको समझ लें कि प्रकृति जिसको प्रथम रूप से उत्पन्न करता है, जिसको अभी तक हमने महत के रूप से जाना है, उसी का दूसरा शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द है बुद्धि, अर्थात महत को बुद्धि भी कहा है। तो लिंग तो व्यक्त थे ही, और उन व्यक्तों में जो पहला व्यक्त है महत, वो बुद्धि है। इस आदि से जो घटित सूक्ष्म शरीर है, यानी जो सृष्टि का निर्माण होता है चेतनावत, वह जो अचेतन है
वो तो चेतना के समान दिखाई देता है। और गुण कर्तृत्व और प्रकृति चूंकि त्रिगुणात्मक है और पुरुष निर्गुण है, तो प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण उसके व्यक्त उससे उत्पन्न होने वाले 23 तत्व भी त्रिगुणात्मक है। केवल अकेला पुरुष इन 25 तत्वों में अकेला पुरुष है जो निर्गुण है, और वह निर्गुण पुरुष गुण कर्तृत्व प्रकृति के संपर्क में आने से, गुणों के संपर्क में आने से कर्ता होने पर उदासीन, जो तटस्थ और निष्क्रिय है यानी कि अकर्ता के भाव में था, वो कर्ता होने का आभास करता है। अब इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा भूमिका में जाना पड़ेगा। मैं संक्षेप में आपको भूमिका बता देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है। सांख्य 2 मूल तत्व मानता है, प्रकृति और पुरुष, और इन तत्वों के स्वरूप को स्पष्टतया प्रस्तुत कारिका में पूर्ववर्ती कारिकाओं में भी बताया जा चुका है, और उनके अनुसार ये ज्ञात हो चुका है कि प्रकृति अचेतन है तथा पुरुष चेतन है। प्रकृति गुणों की समष्टि रूपा है, अतः गुणों में प्रतिक्षण परिणाम रूपा क्रिया होती रहती है, अतः इस प्रकार से प्रकृति क्रियायुक्त है। प्रकृति के 2 रूप है, एक मूल रूप या कारण रूप जिसको हम अव्यक्त कहते हैं, और दूसरा कार्य रूप जिसको हम व्यक्त कहते हैं। यद्यपि प्रलयावस्था में प्रकृति के मूल रूप यानी अव्यक्त रूप में भी सदृश परिणाम रूपा क्रिया होती रहती है, किंतु क्योंकि यह क्रिया तब अव्यक्त रूप से होती रहती है, अतः इस रूप को अर्थात अव्यक्त रूप को कारिका नंबर 10 में, जिसमें मैंने आपको बताया था, उसमें निष्क्रिय और क्रियाविहीन कह दिया है प्रकृति को। सृष्टि की अवस्था आने के लिए तो प्रकृति में विसदृश परिणाम रूप क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे प्रकृति को व्यक्त रूप प्राप्त होता है। प्रकृति का ही यह व्यक्त रूप तो स्पष्टतः सक्रिय है, इसलिए पूर्व की कारिका नंबर 10 में उसे सक्रिय कहा है। प्रकृति के समान उसका यह व्यक्त रूप भी अचेतन है, ये 11वीं कारिका में बताया गया है, और लिंग आदि जो हेतुमत आदि बताए गए हैं वो 10वीं कारिका में बताए हैं। प्रकृति की महत्त्व आदि 23 विकृतियाँ व्यक्त के रूप में आपको पूर्व में ही बता दी जा चुकी है। इस प्रकार सामान्यतः ये सभी महत्त्व आदि 23 तत्व लिंग है, ये सूचक है। ये किसके सूचक है? प्रकृति के, क्योंकि प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हमको दिखाई नहीं देती, तो उसका अस्तित्व है इसकी सूचना देते हैं हमको उसके कार्य अर्थात व्यक्त आदि के माध्यम से हमको सूचना मिलती है, जिसे कि हम लिंग कहते हैं। किंतु इन 23 तत्वों के अंतर्गत आने वाले महाभूतों से पुरुष का साक्षात संयोग या संपर्क प्रतीत नहीं होता। ध्यान से सुनिए कि इन 23 तत्वों में आने वाले 5 महाभूतों में पुरुष का साक्षात संयोग या संपर्क नहीं होता। प्रस्तुत कारिका में से तब लिंग शब्द के द्वारा अभिप्रेत, ये जो सभी 23 तत्व हैं इनको लिंग शब्द के द्वारा अभिप्रेत नहीं होते, इसका उल्लेख आगे की कारिकाओं में बताया जाएगा। लिंग शब्द को सूक्ष्म शरीर के अभिधान के रूप में आगे प्रयुक्त किया जाएगा। क्यों किया जाएगा इसका उस समय आपको बताया जाएगा। इस शरीर को महद आदि सूक्ष्म पर्यंत के रूप में उन्होंने महद तत्व या बुद्धि से लेकर के सूक्ष्म अर्थात तन्मात्रा पर्यंत तत्वों को संगठित माना है। महद तत्व से लेकर के बुद्धि तत्व तक, जिसमें कि 23 तत्व आ जाते हैं सारे, इनको संगठित रूप में माना है और सूक्ष्म शरीर को अभिहित किया है। यह स्पष्ट होता है कि इस सूक्ष्म शरीर में प्रमुख तत्व महद तत्व है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समूह बताया गया है सूक्ष्म शरीर का, उस सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से तत्व आएंगे ये तो आगे बताया जाएगा आपको, लेकिन इन सब 23 तत्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो ठीक प्रकृति से उत्पन्न होता है, जिसको हम महद कहते हैं और उसका दूसरा नाम हमने बुद्धि दिया है, वही है। और बुद्धि से ही पुरुष का साक्षात संयोग संपर्क होता है तथा अन्य तत्वों से पुरुष का साक्षात संबंध संपर्क नहीं होता। ध्यान दे लीजिए, 23 तत्वों में से यदि पुरुष संपर्क स्थापित करता है तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले महत अर्थात बुद्धि से करता है, अन्य के साथ उसका साक्षात संबंध नहीं होता। अतः यहाँ लिंग शब्द से प्रमुखतः अकेले बुद्धि तत्व को भी अभिप्रेत माना जा सकता है। वैसे तो लिंग शब्द की आगे व्याख्या की जाएगी और लिंग में 23 तत्वों में से कौन कौन से तत्व आते हैं, पदार्थ आते हैं, ये भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिंग तत्व को या लिंग पदार्थ को बुद्धि का सूचक माना है। प्रलयावस्था में पुरुष अव्यक्त अर्थात प्रकृति के अव्यक्त रूप से संश्लिष्ट रहता हुआ अव्यक्त के समान ही जड़वत बना रहता है। ध्यान रखिए, जब सृष्टि का क्रम नहीं होता तब पुरुष भी प्रकृति के समान जड़वत रहता है। उस समय वह न कुछ विवेक प्राप्त कर सकता है और न किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर सकता है प्रलय की अवस्था में। लेकिन
सृष्टि की अवस्था में मूल अव्यक्त या संसर्ग रहने पर भी उसके व्यक्त रूप बुद्धि आदि का संयोग संसर्ग पुरुष को प्राप्त होता है। इस अवस्था की स्थिति में वर्णन प्रस्तुत कारिका में किया गया है। अब यहाँ पर देखिए विस्तार से कारिका की व्याख्या देखेंगे। भूमिका के रूप में मैंने आपको बताया है। तस्मात् अर्थात इसीलिए पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रकृति और तन्मूलक महत आदि बुद्धि आदि स्वरूप अचेतन और सक्रिय है और पुरुष स्वरूपतः चेतन और निष्क्रिय है, और फलस्वरूप यह नहीं माना जा सकता कि बुद्धि आदि चेतन है और पुरुष करता है, किंतु फिर भी तत्संयोगात अर्थात प्रकृति मूलक बुद्धि आदि तथा पुरुष के संसर्ग से, प्रकृति मूलक बुद्धि जो है वो बुद्धि नहीं है, वो प्रकृति उसके मूल में है, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर प्रकृति को पुरुष का संयोग माना जाएगा। पुरुष चेतन तन्मूलक महत्त्व आदि बुद्धि आदि स्वरूपतः अचेतन और सक्रिय है, पुरुष स्वरूपतः चेतन और निष्क्रिय है। फलतः यह नहीं माना जा सकता कि बुद्धि आदि चेतन है और पुरुष करता है, किंतु चेतन के समान हो जाते हैं तथा चेतन प्रतीत होने लगते हैं। दूसरी ओर पुरुष वास्तव में स्वरूपतः अकर्ता या निष्क्रिय होते हुए भी कर्ता के समान हो जाता है या कर्ता के समान प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार परस्पर संयोग और संपर्क का सन्निधान के कारण बुद्धि आदि और पुरुष इन दोनों में से एक दूसरे की विशेषताएं एक दूसरे में इस रूप से भाषित होने लगती है कि पुरुष की चेतनता बुद्धि आदि में भाषित होती है और बुद्धि आदि की सक्रियता पुरुष में भाषित होती है। दूसरे शब्दों में निष्क्रिय एवं चेतन पुरुष, सक्रिय एवं अचेतन बुद्धि आदि का इस रूप में संयोग होता है कि दोनों में तादात्म्य अभेद सा हो जाता है और दोनों के द्वारा एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जो चेतन होते हुए भी करता है। पहले चेतन पुरुष से साक्षात रूप से संपृक्त या सन्निहित जड़ बुद्धि चेतनवत प्रतीत होती है और फिर बुद्धि के माध्यम से जड़ सूक्ष्म शरीर चेतनवत प्रतीत होने लगता है। फिर यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जड़ स्थूल शरीर भी चेतनवत या चेतनायुक्त प्रतीत होता है, जिसके द्वारा स्थूल देह भी आत्माभिमान को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार चेतना का मूल स्रोत चेतन पुरुष है। जब पुरुषयुक्त सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो उसकी वास्तविक जड़ता स्पष्ट हो जाती है और इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर से पुरुष का संपर्क छूटने पर पुनः उसमें किंचन मात्र भी चेतना उस प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार वास्तव में ज्वलन एवं प्रकाश से रहित किंतु अग्नि के संपर्क से ज्वलन एवं प्रकाश से युक्त हो जाने वाले ईंधन से अग्नि का संपर्क हट जाने पर उसमें किंचन मात्र भी ज्वलन एवं प्रकाश नहीं रहता, क्योंकि पुरुष वास्तव में स्वरूपतः अकर्ता है। ध्यान दीजिए, विशेष बात है ये, क्योंकि वास्तव में स्वरूपतः अकर्ता है, अतः वह अपने विशुद्ध रूप में स्वरूपतः न तो अधिष्ठाता और न भोक्ता है, विशुद्ध रूप में मतलब अपने स्वयं के रूप में, और न प्रवृत्ति करने वाला है, और इसी प्रकार न वह साक्षी न दृष्टा है, जैसा कि उसको पूर्वी कारिका में बताया गया है। क्या बताया है? क्योंकि अधिष्ठात्री भोक्त्री प्रवृत्तिशील साक्षित्व और दृष्टित्व आदि कर्तृत्व के ही विशिष्ट रूप है। यह ज्ञातृत्व की अधिष्ठात्री भोक्तृत्व प्रवृत्तिशीलत्व साक्षित्व एवं दृष्टित्व आदि के समान कर्तृत्व की ही विशिष्ट रूप है। अतः पुरुष अकर्ता के कारण स्वरूपतः ज्ञाता नहीं है। अब ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, चूंकि पुरुष अकर्ता है इसलिए वो ज्ञाता नहीं है। इस प्रकार वह सांख्य के अनुसार ज्ञानवान या ज्ञानयुक्त या ज्ञाता के रूप में चेतन नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। अपितु वो जड़ नहीं है इसलिए उसको चेतन कहा है। विशेष बात यह है यहाँ पर कि सांख्य दर्शन का जो पुरुष है वो चेतन तो है लेकिन वो ज्ञाता नहीं है, वो ज्ञानवान नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, अपितु वो चेतन इसलिए है क्योंकि वो जड़ नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उसे चेतन नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो जड़ नहीं है, लेकिन स्वरूपतः ज्ञानवान या ज्ञानयुक्त या ज्ञाता चेतन युक्त है। सांख्य के अनुसार पुरुष ज्ञान स्वरूप या चित्त स्वरूप या चित्त स्वरूपा या चैतन्य स्वरूपा दृश्य स्वरूप होने पर स्वरूपतः ज्ञान मात्र या चिन्मात्र या चिति मात्र या चैतन्य मात्र या दृश्य मात्र है। बुद्धि के जिनको चित्त या सत्व भी कहा गया है, संपर्क से जब उनके बुद्धि के साथ तादात्म्य या अभेद होने लगता है पुरुष का, उस कारण से उस पुरुष में कर्तृत्व आभास या ज्ञान या चित्त स्वरूप का आभास होता है, और तब वो कहता है पुरुषः अहम अस्मि, मैं पुरुष हूँ के रूप में सत्ता का कर्ता एवं अहम जानामि, मैं सब जानता हूँ के रूप में ज्ञान का कर्ता सा हो जाता है। इस प्रकार बुद्धि या चित्त के संपर्क से वह ज्ञानवान या ज्ञान युक्त
या ज्ञाता या चेतन युक्त या दृष्टा बन जाता है और फिर उसमें स्वभावतः सब प्रकार का कर्तृत्व भाव आ जाता है, जिसका वह अधिष्ठाता एवं भोक्ता आदि भी हो जाता है। विशुद्ध जो पुरुष है सांख्य का, वह केवल चेतन है, जड़ नहीं होने के कारण, किंतु वह ज्ञानवान नहीं है, वह भोक्ता नहीं है, वह साक्षी नहीं है, वह दृष्टा नहीं है। विशेष बात है उसमें ये भाव कब आते हैं, जब वो अव्यक्त से उत्पन्न होने वाला महत अर्थात बुद्धि के संसर्ग में आता है। पुरुष स्वरूपतः अनहम होते हुए भी, मैं नहीं हूँ, वो ऐसा होते हुए भी अहम मैं हूँ के रूप में अपनी अनुभूति करता है, और यह उसकी निजी अनुभूति नहीं अपितु बुद्धि प्रयुक्त है। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब बुद्धि के संसर्ग में पुरुष आता है तब उसको ज्ञान होता है अहम मैं हूँ, अपितु अगर बुद्धि के संसर्ग में नहीं है तो अनहम की स्थिति में पुरुष रहता है। वह ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जिस ज्ञान के कारण ज्ञानवान बनता है वह उसका निजी ज्ञान नहीं है अपितु बुद्धि की देन है। वह स्वरूपतः अकर्ता होते हुए भी कहता है कि जानामि अर्थात ज्ञान क्रिया के प्रति कर्ता बनता है, अथवा करोमि अर्थात कर्ता का भाव रखता है। वह अपने स्वरूप से नहीं अपितु बुद्धि के संपर्क से, उसके साथ तादात्म्य अभेद की स्थिति हो जाने से उसमें कर्तृत्व का अपने आप में आरोप होने लगता है। इसलिए आगे की कारिकाओं में केवल उपयोगी विशुद्ध ज्ञान या विवेक ज्ञान का स्वरूप ना अस्मि न मैं ना अहम के रूप में बताया गया है। न तो मैं हूँ, न मेरा कोई है, और न अहम न मेरा अस्तित्व है के रूप में बताया गया है। और केवल प्राप्त होने के साथ ही बुद्धि का संपर्क छूटने से वह विवेक ज्ञान भी बुद्धिजन्य होने के कारण समाप्त हो जाता है। जो विवेक पुरुष को मिलता है अस्तित्व के होने का, वह जब बुद्धि के संसर्ग से वो हटता है तो भी वो विवेक जन्य जो ज्ञान होता है वो भी नष्ट हो जाता है, और तब उस स्थिति में केवल या प्रकृति से विविक्त पुरुष अपने वास्तविक निष्क्रिय रूप में केवल चित्त स्वरूप के साथ रह जाता है। ये विशेष बात पुरुष के विषय में बताई गई है। केवल से पूर्व पुरुष एक एवं बुद्धि आदि के संयोग की स्थिति में, क्योंकि जड़ होने के कारण बुद्धि आदि को अहम के रूप में अनुभूति नहीं होती। देखिए कितना इसमें आश्चर्यजनक संयोग है। बुद्धि जड़ है इसलिए उसमें अहम की अनुभूति नहीं होती, अपितु पुरुष को ही चेतन होने के कारण अहम की अनुभूति होती है। भले ही बुद्धि के सन्निधान से ही सही पुरुष को अहम के रूप में अनुभूति होती है, और भले ही बुद्धि आदि तत्वों में क्रियाएं होती है। बुद्धि जो तत्व है वो जड़ है लेकिन वो क्रियावान है, पुरुष चेतन है लेकिन क्रियावान नहीं है और ज्ञानवान भी नहीं है। किंतु क्योंकि वे जड़ होने के कारण उन क्रियाओं के स्वयं स्वामी अध्यक्ष नहीं बन सकते। कौन? बुद्धि आदि व्यक्त तत्व जड़ है लेकिन सक्रिय है, लेकिन सक्रिय तो है, क्रिया तो करते हैं, लेकिन चूंकि वो जड़ है इसलिए वो अपनी क्रियाओं के स्वामी या अध्यक्ष नहीं हो सकते। लेकिन पुरुष चेतन है लेकिन निष्क्रिय है। लेकिन जब वो प्रकृति बुद्धि के संसर्ग में आते हैं तो पुरुष को यह ज्ञान होता है कि मैं हूँ, अपितु पुरुष ही चित्त या अजड़ होने के कारण भले ही बुद्धि के सन्निधान से ही सही उन क्रियाओं का स्वामी या अध्यक्ष बन जाता है। अतः बुद्धि के सन्निधान से ज्ञाता या ज्ञानवान होते हुए साक्षी, दृष्टा, भोक्ता, अधिष्ठाता, प्रवृत्तिशील आदि के रूप में स्वतंत्र कर्ता बनता है, और बुद्धि आदि स्वतंत्र न होकर उसके करण के रूप में रहते हैं। इस प्रकार पुरुष को स्वरूपतः अकर्ता होने पर भी उक्त रूप से फिर साक्षी माना जाता है। उसको दृष्टा, भोक्ता, अधिष्ठाता एवं प्रवृत्तिशील आदि होने के कारण उसे पूर्व की 17, 18 और 19वीं कारिका में पुरुष का जो स्वरूप बताया गया है वो बताया गया है जब वो अव्यक्त अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाला महत, जिसको कि बुद्धि के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है, उसके संसर्ग में आता है। तब पुरुष में ये सब दृष्टा आदि अर्थात साक्षी आदि, दृष्टा आदि, भोक्ता, अधिष्ठाता, ये प्रवृत्तिशील, ये जो लक्षण है, ये जो गुण है, ये बुद्धि के संसर्ग से आते हैं। और बुद्धि से जब संपर्क छूट जाता है पुरुष का तो वह पुनः निष्क्रिय हो जाता है और केवल चित्त स्वरूप के अस्तित्व में रह जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पुरुष के स्वरूप को दोनों पक्षों में, बुद्धि के संसर्ग से पूर्व में और बुद्धि के संसर्ग के पश्चात में भली भांति आपको समझा दिया गया है। धन्यवाद।